आप सभी का फिर से एक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा सॉल्व किया था। तो आज का वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 होगा 4.1 का। तो चलिए हम लोग 4.1 को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फोर पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न बोलता है कि देखिए प्रश्न क्या कहता है वो पहले देखिए। बोलता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। मतलब जो समीकरण जो मतलब स्टेटमेंट हमको बता रहा है उसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो पहला क्वेश्चन इसी में कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में दिया हुआ है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या बोल रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले मानना होगा इस प्रश्न में कि जो क्षेत्र की जो लंबाई है वह x मीटर है और चौड़ाई दुगने से एक अधिक है। मतलब सबसे पहले हमें मानना होगा कि जो भूखंड, क्योंकि लंबाई नहीं चौड़ाई के दुगना है, यानी हमें चौड़ाई को x मानना होगा। क्या मानना होगा? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि चौड़ाई बराबर हम लोग क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्या माने? x माने। और इसका लंबाई क्या होगा? लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए लंबाई बोलता है कि क्षेत्र है जो चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है, यानी हमारा जो x है x का दुगना क्या हो जाएगा? 2x। और उससे कितना अधिक है? एक अधिक है, यानी हमारा चौड़ाई x हुआ तो लंबाई क्या हो गया? 2x + 1 हो गया। तब हम लोग उसके बाद बोला है कि एक आयताखंड, मतलब इसमें क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तभी ना हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, यानी लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखना है कि अतः क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई हमारा क्षेत्रफल होता है। तो देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है, जिसमें लंबाई क्या है? लंबाई हमारा 2x + 1 है और हमारा चौड़ाई कितना है? हमारा चौड़ाई x हुआ। इस प्रकार से हमारा इसे जो इक्वेशन है वो निकल के आया है। तो देखिए जो हमारा, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल तो दिया हुआ लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 2x + 1 और x है। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलता है देखिए। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो अगर हम लोग इसी को मल्टीप्लाई करेंगे कि 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2x + 1 इंटू एक्स, यही था ना? तो देखिए ये 528 का तो 528 रह जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x क्या हो जाएगा? 2 × x करेंगे तो 2x² हो जाएगा ना? फिर +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? x × 1 तो x हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हमारा इक्वेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया? देखिए 2x² + x, ये प्लस में है तो ये साइड में आके क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, माइनस = 0। तो ये जो हमारा निकल के आया ये हमारा इस समीकरण का द्विघात समीकरण निकल के आया। इस प्रश्न का स्टेटमेंट का द्विघात समीकरण निकल के आया। तो हमें लिखना है कि देखिए हमें आंसर में किस प्रकार से लिखना है इतना तो लिख लें, लेकिन लास्ट में जो हमारा आंसर लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे?
जो हमारा आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे कि द्विघात समीकरण बराबर क्या लिखेंगे, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी हमें दो क्रमागत घनांक पूर्णांक। तो देखिए हमारा मतलब धनात्मक जो पूर्णांक होता है, जैसे हम लोग कोई पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है जो हमारा धनात्मक यानी 0 से लेकर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाए वो धनात्मक पूर्णांक है। वो क्या है, वो धनात्मक पूर्णांक वो हमारा होगा, समझे। वो हमारा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इसी में बोल रहा है कि दो क्रमागत, यानी पहला अगर हम लोग धनात्मक पूर्णांक किसी x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा कि x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत बोल रहा है। देखिए जैसे कि हम लोग माने किसी धनात्मक पूर्णांक 3 माने तो इसका अगला क्या हो जाएगा, 4 होगा। कैसे हुआ, 3 + 1 किए तब ना 4 हो गया। तो इसी प्रकार से पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लेंगे हम लोग, और दूसरा क्या होगा कि x + 1 होगा, समझे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए इसे हम लोग मिटाते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ लिखना होगा कि माना कि पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, पहले पूर्णांक बराबर हम लोग मानेंगे इक्वल टू x मानेंगे। पहला पूर्णांक x मानेंगे। उसी प्रकार दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या लिखेंगे, दूसरा क्रमागत पूर्णांक लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर क्या लिखेंगे, x + 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x + 1। पहला पूर्णांक हमारा x होगा और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्या बोलता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल हमारा 306 है। हमारा 306 है, यानी हम लोग प्रश्न के अनुसार जो बोल रहा है कि हमारा मतलब गुणनफल 306 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए हम लोग प्रश्नानुसार किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। प्रश्नानुसार हमारा क्या था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो गुणनफल यानी पहला x तो दूसरा हमारा गुणनफल कितना हो जाएगा, x + 1 इक्वल टू कितना है, 306 है, यही ना है। तो देखिए अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स करेंगे तो x² हो जाएगा, x + x इंटू 1 करेंगे तो x हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 306 हो जाएगा। यानी जो हमारा समीकरण बन के आया वो क्या बन के आया, x² + x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हमारा इस जो मतलब सेकेंड क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट कह रहा है, जो प्रश्न कह रहा है, उसका द्विघात समीकरण हमारा ये निकल के आएगा। तो इसका जो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, इसका जो हमारा आंसर निकल के आएगा तो हमारा आंसर लिख के आएगा कि द्विघात समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण बराबर हमारा हो जाएगा, क्या निकल के आया था, हमारा निकल के आया था x² + x इक्वल टू 306 हमारा निकल के आंसर, सॉरी -306 इक्वल टू 0, ये हमारा निकल के आया था। ये हमारा फाइनल आंसर भी होगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रोहित की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है
उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न बोलता है कि रोहन, तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि जो रोहन का आयु है वह क्या है। तो सबसे पहले हमें यह मान लेना होगा कि रोहन का जो आयु है वह 1 वर्ष है। ठीक है, तो देखिए हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो देखते चलिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मानना होगा, माना कि रोहन की आयु बराबर 1 वर्ष है। कितना वर्ष है? 1 वर्ष है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इसी में लिखेंगे, उसके बाद बोलता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी? तो लिखेंगे कि रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु, तो रोहन की माँ की आयु जो होगी वह क्या होगी? बोल रहा है कि 26 वर्ष बड़ी है। यानी जो हमारा रोहन की आयु है वह 1 से उससे कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना? तो फिर जो प्रश्न बोलता है कि 3 वर्ष पश्चात वह 360 हो जाएगा, मतलब उन दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो हमें 3 वर्ष पश्चात में जाना होगा ना। तो 3 वर्ष बाद हमारा क्या जो होगा वो देखते हैं। तो देखिए 3 वर्ष पश्चात हमारा क्या हो जाएगा, इसे मिटा देते हैं। तो लिखेंगे कि प्रश्न में 3 वर्ष पश्चात कितना? 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या हो गया कि 3 वर्ष बाद की आयु। तो देखिए सबसे पहले जो रोहन की आयु था वो रोहन की आयु क्या हो जाएगा? रोहन का जो आयु था वह x था। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक x + 3 हो जाएगा ना। यानी आपका एज 3 साल है और 3 साल के बाद आपका एज कितना हो जाएगा? 6 साल। यानी जो आपका 3 साल जो 3 था उसमें 6 ऐड किए तब ना, यानी आपका x है तो उसमें 3 ऐड कर देंगे तब ना वह 3 वर्ष पश्चात की एज निकल जाएगा। उसी प्रकार से रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा? रोहन की माँ की आयु, तो जो रोहन की माँ की आयु होगा वो क्या होगा कि, तो पहले तो उसकी माँ की आयु थी x + 26 वर्ष था ना, 26 वर्ष। उसके बाद अगर इसमें 3 हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा x + 29 वर्ष, यानी x + 29 वर्ष रोहन की माँ की आयु जब हो जाएगी और रोहन की आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष। समझ में आया ना? तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न के अनुसार। तो देखिए जो हमारा प्रश्न था वो क्या कह रहा था? जो हमारा प्रश्न कह रहा था ना कि मतलब गुणनफल के बराबर था ना। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। प्रश्न कह रहा था कि, देखिए प्रश्न जो कह रहा था हमारा कि रोहन माँ 26 वर्ष बड़ी है, उसकी माँ उनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। यानी 360 हो जाएगा, यानी दोनों की आयु का गुणनफल करने के बाद 360 होगा ना। तो देखिए तो हम लोग प्रश्न अनुसार क्या होता है कि दोनों की आयु का गुणनफल, यानी रोहन की आयु कितनी थी? x + 3 वर्ष थी और उसकी माँ की आयु थी x + 29 वर्ष। किसके बराबर हो जाएगा? 300 कितना था? 360 वर्ष था ना, 360 हो जाएगी। यानी दोनों को गुना करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 360 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? देखिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए x × x करते हैं सबसे पहले तो x² हो जाएगा ना। x × +29 करेंगे तो 29x हो जाएगा ना। फिर क्या करेंगे? इसे करेंगे इसके साथ, यानी 3 × x करेंगे तो 3x हो जाएगा। और अगर 29 × 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 29 × 3 के 9 × 27, तो 3 दूनी 6, तो कितना हो गया?
9 27 और 3 दूनी 6, देखिए 9 27 के साथ हाथ रहा 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी 89 हो गया इक्वल टू 360। तो और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 29x + 3 कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा ना। अब हम लोग 360 में 89 माइनस करते हैं, 89 अगर माइनस करते हैं 89 होगा, देखिए तो 9 27 के साथ हाथ में रहा 2 और 3 दूनी 6 2 ठीक तो है। अगर इसमें से हम लोग 360 में से 89 माइनस करते हैं तो कितना आता है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 360 में 89 को माइनस करते हैं, यानी 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और ये 5 में से 8 गया तो कितना हो जाए 7 बचा और 2 यानी 271, यानी जो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये इक्वल टू है तो 360 माइनस 89, 360 माइनस 89 हुआ ना। तो अगला इसे हम लोग करते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, फिर अगर हम लोग कितना 300 कितना था, देखिए 360 में 89 को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है, कितना आ जाता है 271 आ जाता है, कितना आ जाता है 271 आ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस में है तो इस साइड क्या आ जाएगा माइनस में 271 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का जो इक्वेशन आएगा द्विघात समीकरण वो आएगा, वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 271 इक्वल टू 0। अतः हमारा जो प्रश्न का आंसर होगा यानी द्विघात समीकरण बराबर द्विघात समीकरण बराबर क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 271 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारा ये आंसर निकल के आया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आया। तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन बोलता है कि एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ तो सबसे पहले इस प्रश्न में हमें सबसे पहले तो क्योंकि चाल निकालना है तो चाल को हम लोग x मानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि रेलगाड़ी का जो चाल है वह x किलोमीटर है, कितना है x किलोमीटर प्रति आवर है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है, रेलगाड़ी की जो चाल है ना वो तो हमें दिया हुआ नहीं निकालना है। तो इसमें हमें क्या मानना होगा x किलोमीटर पर आवर मान लेना होगा, यही ना मानना होगा। उसके बाद बोलता है कि रेलगाड़ी की इतना किलोमीटर की दूरी, मतलब अब कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी तो दिया हुआ है तो हमें यहाँ भी मानना होगा कि कुल दूरी तो कुल दूरी बराबर कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर दिया हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ से करना क्या है कि तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से समय निकाल लेते हैं। यहाँ से समय, तो देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हम देखिए और आगे देखिए हम लोग एक चीज़ आप लोग बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये एक फार्मूला होता है ना कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही ना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से समय निकालना चाहेंगे तो समय यहाँ आ जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमारा कुल दूरी कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर दिया हुआ है और चाल कितना है x किलोमीटर, क्या है x किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये 80 किलोमीटर है, ठीक ना। तो हमारा चाल क्या हो, मतलब समय कितना निकल के आ गया,
हमारा समय ये निकल के आता है। और इसी में प्रश्न में कहता है कि यदि चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाती है, चाल को मतलब जो चाल है ना उसे 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो लिया गया समय क्या हो जाएगा। तो लिया गया जो समय हमारा होगा, देखिए अगर 8 किलोमीटर कम कर देते हैं उसका चाल, तो लिया गया समय क्या हो जाएगा। तो देखिए लिया गया जो समय हो जाएगा वो हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे चाल को कम करने पर यहाँ लिखेंगे हम लोग 8 किलोमीटर प्रति आवर चाल को कम करने पर, चाल को कम करने पर तो देखिए हमारा जो चाल अगर कम कर दे तो समय क्या हो जाएगा। तो देखिए समय जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा कि दूरी तो वही है, केवल क्या चेंज किया गया है, 1 किलोमीटर पर आवर पहले था उसमें से 8 किलोमीटर कम कर दिया गया है। तो देखिए तो प्रश्न हमारा यही कहता है कि दोनों का अंतर, दोनों समय का अंतर कितना है, 3 घंटे का है। कितना का है, दोनों प्रश्न तो हमें निकालना है, दोनों प्रश्न का अंतर कितना है, दोनों टाइम का अंतर कितना है, 3 किलोमीटर है। तो हमें करना क्या होगा, जो 8 किलोमीटर कम किया गया है उसमें से जो पहले का जो समय था उसे माइनस करके किसके बराबर कर देना है, 3 के बराबर कर देना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो देखिए हमें करना है कि प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न अनुसार, क्योंकि प्रश्न ही बोल रहा है ना, देखिए तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार हमारा क्या कह रहा है कि दोनों चाल के अंतर हमारा 3 किलोमीटर अति 3 घंटा है। तो देखिए हमारा दोनों चाल, तो सबसे पहला जो है कि जो अंतर था वो x माइनस 8 मतलब चाल बदलने पर, और बिना चाल बदलने पर कितना था, 480/x था। तो दोनों का अंतर कितना है, 3 घंटे के है। कितने का है, 3 आवर्स के हैं, समझे। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है और हमारा इक्वेशन को लाना है। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, यहाँ एलसीएम हमारा x माइनस 8 इंटू एक्स होगा, यही ना एलसीएम होगा। तो देखिए इससे करते तो ये कैंसिल हो जाता, बचता है क्या, x बचता है। तो हमारा 480 गुने x, सॉरी देखिए इसे हम अलग पेन से लिखते हैं, अलग कलर से लिखते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 480 गुना x हो जाएगा, माइनस x से x कट गया तो x माइनस 8 बचा, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 480 गुना x माइनस 8, यही ना हो जाएगा। तो फिर हमारा जो बचेगा इक्वल टू कितना बचेगा, 3 आवर्स बचेगा। अब इसे और आगे अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है कि, तो हमारा सबसे पहले कितना था, 480 इंटू एक्स था, तो 480 इंटू एक्स हो जाएगा ना, माइनस 480 इंटू एक्स करेंगे तो 480 इंटू एक्स हो जाएगा, और इंटू फिर है क्या, माइनस 480 इंटू 8 करेंगे तो 480 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 का 0 तो 0 हो जाएगा ना। फिर 8 8 64 यानी 4, तो बचा 6, तो 8 चौके 32 और 6 36, ये हो गया ना। तो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 8 के बराबर हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या, माइनस 36,640 बराबर 3x माइनस 8 तिहाई 24। तो इस प्रकार से हमारा 3x कहीं ना कहीं, हाँ देखिए यहाँ इंटू में x भी था ना, यहाँ x भी था ना, तब ना हो जाएगा। अगर सबसे हम लोग फिर से अगर x में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, तो ये तो हमारा यहाँ x मल्टीप्लाई में था तो सब में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें दोनों में। तो हमारा हो जाएगा माइनस 3640 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भूल बताइएगा। तो देखिए फिर से एक बार इसको हम सॉल्व करते रहे, देखिए 480x कैंसिल हो गया,
हो गया ना, बचा क्या, -3640 बचा। इंटू में क्या था कि इतना देखिए 3, अब मतलब ये हमारा एलसीएम था, एलसीएम के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 3640 माइनस में था, इक्वल टू के बाद अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3x तो 3x हो जाएगा, और 8 3 24, उसके साथ में भी ये मल्टीप्लाई में था, ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई एक्स में था, ये दोनों था ना एक्स में, तो इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3640 इक्वल टू, ये क्या है, इक्वल टू का साइन है, ये हमारा इक्वल टू के साइन, इक्वल टू 3x² - 24x। अगर इसे हम लोग और सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3x² और प्लस में 24 था तो -24x, और ये हमारा माइनस कितना था 3640, यानी 3640 इक्वल टू 0 के बराबर हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का भी द्विघात समीकरण निकल के आ जाता है। तो हमें आंसर क्या लिखना होगा कि द्विघात समीकरण समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, हमारा जो समीकरण बराबर हो जाएगा 3x² - 24x - 3640 इक्वल टू 0। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 2 समाप्त होता है। अब हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करते नज़र आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल AK मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।